नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 266 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये सभी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा तो मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा तो नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया हुआ है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 5 दिया गया है, 5 के आगे आपका 13 दिया गया है, 13 के आगे देखिएगा तो आपका 29 दिया हुआ है, 29 के आगे आपका 61 दिया गया है और 61 के आगे 125 है और 125 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को तो ये जो श्रृंखला सीरीज है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 5 से आपका 13 किस प्रकार से लिखा हुआ है। देखिएगा अगर हम लोग पहले 5 गुना 2 प्लस 3 करते हैं तो आपका 13 होता है। आगे देखिएगा 13 से आपका 29 है। यहाँ पर भी आपका 13 गुना 2 प्लस 3 करने पर 29 बनता है। आगे देखिएगा 29 से आपका 61 है। 29 गुना 2 प्लस 3 करने पर आपका 61 बनता है। आगे देखिएगा 61 से 125 है। 61 गुना 2 प्लस 3 करने पर आपका 125 होता है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो सभी में गुना 2 प्लस 3 गुना 2 प्लस 3 गुना 2 प्लस 3 गुना 2 प्लस 3, तो आगे भी हम लोग गुना 2 प्लस 3 करेंगे। देखिएगा जब हम लोग 125 गुना 2 करेंगे तो ये आपका 250 हो जाएगा और 250 प्लस 3 जो है ये आपका 253 होता है। 253 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 253 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले तो हम लोग प्रश्न को इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर ए वाला लाइन से हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं होता है
फिर हम लोग प्रश्न को इस वाले लाइन से देखेंगे। देखिएगा, अगर हम लोग पहले प्रश्न को इस वाले लाइन से देखेंगे तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 8, 13 और 72 से 117 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 21, 7 और 189 से 63 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 4, 6 और 36 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 8, 13 और 72 से 117 लाना है। अगर हम लोग सबसे पहले तीसरा संख्या भागा करते हैं पहला संख्या, तो देखिएगा तीसरा संख्या आपका 72 है। तीसरा संख्या भागा करेंगे पहला संख्या आपका 8 है और गुना करेंगे तीसरा संख्या आपका 13 है। यहाँ पर देखिएगा, जब हम लोग 8 से 72 को काटेंगे तो 8 गुना 9 जो है ये आपका 72 होता है, यानी कि 9 से कटेगा। और 9 गुना 13 जो है ये आपका 117 होता है। देखिए 117 आपका यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से आगे हम लोग भी करके देखेंगे। तो आगे देखिएगा, तीसरा संख्या आपका 189 दिया गया है। तीसरा संख्या भागा करेंगे पहला संख्या आपका 21 दिया हुआ है, गुना करेंगे दूसरा संख्या आपका 7 दिया हुआ है। यहाँ पर देखिएगा, जब 7 से हम लोग 21 को काटेंगे तो 3 से कट जाएगा, और जब हम लोग 3 को 189 से काटेंगे तो आपका 63 से कटेगा, यानी कि आपका 63 बनता है। यहाँ पर देखिए 63 भी आपका दिया हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले तीसरा संख्या भागा करेंगे पहला संख्या। देखिएगा तीसरा संख्या आपका 36 है, भागा करेंगे पहला संख्या आपका 4 दिया हुआ है, गुना करेंगे दूसरा संख्या आपका 6 दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, जब 4 से हम लोग 36 को काटेंगे तो ये आपका 9 से कटेगा, और 9 गुना 6 जो है ये आपका 54 होता है। 54 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका 54 भरा जाएगा। क्लियर है? सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। लेखन सामग्री पेंसिल और आलू का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा, लेखन सामग्री पेंसिल और आलू में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पेंसिल जो है ये आपका लेखन सामग्री है, यानी कि लेखन सामग्री के अंदर जो है वो आपका पेंसिल हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले हम लोग लेखन सामग्री के लिए एक गोला बना लेंगे और लेखन सामग्री के अंदर आपका पेंसिल आ जाएगा। और आलू जो है ये दोनों शब्द से अलग दिया गया है, यानी कि आलू को हम लोग अलग कर देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कर है, किसी कोड भाषा में पब्लिक को LICPUB लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में टारगेट को क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा, पब्लिक से आपका ये कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा टारगेट से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा पब्लिक को, तो पब्लिक जो है ये आपका PUBLIC से मिलकर बनता है, और इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड जो है वो आपका LICPUB दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा
तो देखिए यहाँ पर पहला अक्षर जो है उसको चौथे में कर दिया गया है और दूसरे वाले अक्षर को पांचवें में और तीसरे वाले अक्षर को छठे में कर दिया गया है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो चौथे वाले अक्षर को पहले में, पांचवें वाले को दूसरे में और छठे वाले को तीसरे में कर दिया गया है। यानी कि इसी प्रकार से हम लोग इस वाले प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग टारगेट के साथ करेंगे। टारगेट जो है ये आपका TARGET से मिलकर बनता है। इसके भी पहले अक्षर को हम लोग चौथे में लिखेंगे तो टी जो है जो आपको यहाँ पर जी के सामने हो जाएगा। आगे देखिएगा दूसरे वाले अक्षर को पांचवें में लिखेंगे और तीसरे वाले अक्षर को हम लोग छठे में लिखेंगे। आगे देखिएगा तो चौथे अक्षर को हम लोग पहले में लिखेंगे, पांचवें अक्षर को हम लोग दूसरे में लिखेंगे और छठे अक्षर को हम लोग तीसरे में लिखेंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका GETTAR दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। GETTAR आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है सड़क के किनारे बाड़ पर 27 बंदर बैठे हैं। राजू नाम का बंदर दाएं से 11वें स्थान पर है, बाएं से उसका स्थान क्या है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको क्या कह रहा है, सड़क के किनारे बाड़ पर 27 बंदर बैठे हैं, यानी कि कुल बंदरों का संख्या जो है वो आपका 27 है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, राजू नाम का बंदर दाएं से 11वें स्थान पर है, यानी कि राजू नाम का जो बंदर है वो दायां साइड से 11वें स्थान पर है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, बाएं से उसका स्थान क्या है। देखिए कुल बंदरों का संख्या 27 है और राजू नाम का बंदर जो है वो दायां से 11वें स्थान पर है, यानी कि 27 माइनस जब हम लोग 11 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 27 माइनस 11 जो है वो आपका 16 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिएगा तो बायां साइड जो बंदर है वो आपके 16 बनते हैं और बंदरों की संख्या नहीं पूछ रहा है, आप लोगों से पूछ रहा है बाएं से उसका स्थान क्या है, किसका स्थान, राजू का स्थान। राजू नाम का बंदर का स्थान बायां से क्या है, तो बायां साइड में राजू के बायां साइड में जो है वो 16 बंदर है और एक आपका राजू है, यानी कि बायां से जो राजू का नंबर बनेगा 16 + 1 बन जाएगा। 16 + 1 आपका 17 होता है, यानी कि बायां से जो राजू का नंबर है वो 17वां नंबर है। 17वां आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और सभी कथन को वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है कुछ आसमान नीले है, कुछ आसमान क्या है, नीले है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, कुछ आसमान नीले है, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका आसमान के लिए हो जाएगा और ये जो आरेख है ये आपके नीले के लिए हो जाएगा। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा, ये जो आरेख है ये आपका आसमान के लिए है तो आप लोग यहाँ पर आसमान भी लिख लीजिएगा ताकि आपको प्रश्न को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। और ये जो आरेख है ये आपके नीले के लिए है तो आप लोग यहाँ पर नीले भी लिख लीजिएगा ताकि आपको प्रश्न को समझने में कोई दिक्कत ना हो। आगे कथन को पढ़िएगा, आगे कथन आपको कह रहा है कुछ नीले नरम है, कुछ नीले क्या है, नरम है, यानी कि नरम का जो आरेख बनेगा ये आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये जो आरेख है ये आपका नरम के लिए हो जाएगा तो आप लोग यहाँ पर नरम भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कुछ आसमान नरम है।
ध्यान से देखिएगा तो आसमान के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और नरम के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपका अलग अलग दिया हुआ है, यानी कि कोई आसमान नरम नहीं हो सकता है। यानी कि ये जो निष्कर्ष है ये आपका गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ नरम आसमान है। देखिए नरम के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और आसमान के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपका अलग अलग दिया हुआ है, यानी कि कुछ नरम जो है वो आपका आसमान नहीं हो सकता है। यानी कि ये भी निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष आपका गलत बनता है। कौन सा ऑप्शन में दोनों निष्कर्ष को गलत किया गया है? ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा तो 1 तथा 2 दोनों आपका जो है वो गलत बनते हैं। देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में जो है वो आपके न तो 1 और न ही 2 दिए गए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में तो दोनों सही दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी में दोनों को गलत किया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 12 का संबंध 72 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 8 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग ज़रूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 12 से हम लोग 72 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले 12 गुना 6 करते हैं तो ये आपका 72 बनता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे तो आगे आपका संख्या 8 है, तो 8 गुना 6 करेंगे। 8 गुना 6 जो है ये आपका 48 होता है। ध्यान से देखिएगा तो 48 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि ये जो तरीका है ये तरीका हमारा गलत हो जाएगा। इस प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो कोई और दूसरे तरीके से हम लोग सोचेंगे 12 से 72 लाने को। अगर हम लोग सबसे पहले 12 का स्क्वायर करते हैं तो ये आपका 144 बनता है और 144 में 2 से भाग करते हैं तो ये आपका 72 होता है। वही सेम आगे करेंगे, आगे आपका संख्या 8 है तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 64 हो जाएगा और जब 64 में 2 से भाग करेंगे तो आपका 32 बनेगा। 32 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 32 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये भी प्रश्न आपका एनालॉजी का प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग ज़रूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा गुलाब से आपका फूल किस प्रकार से लिखा हुआ है, गुलाब से फूल आपका किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो गुलाब आपका क्या होता है? गुलाब आपका एक फूल है, तो गुलाब से आपका फूल लिखा हुआ है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा बरगद से आपका वृक्ष दिया गया है। जिस प्रकार से गुलाब आपका एक फूल है उसी प्रकार से बरगद आपका एक वृक्ष होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका बरगद और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका वृक्ष भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित न पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है
सबसे पहले आप लोग इस वाले प्रश्न आकृति को समझने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा प्रश्न आकृति को। तो यहाँ पर देखिए गणित के छात्र के लिए जो आपका आरेख बनता है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। आगे देखिएगा तो जीव विज्ञान के छात्र के लिए जो आपका आरेख दिया हुआ है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। और आगे देखिएगा तो कंप्यूटर के छात्र के लिए जो आपका आरेख है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आप लोगों से क्या पूछ रहा है। देखिए प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित न पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। यानी कि जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ना चाहिए लेकिन गणित ना पढ़ना चाहिए। यानी कि केवल हम लोग जीव विज्ञान और कंप्यूटर में संबंधित संख्या को देखेंगे। कौन सा संख्या आपका ऐसा है जो केवल आपका जीव विज्ञान और कंप्यूटर में दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो जीव विज्ञान आपका यहाँ पर है और कंप्यूटर आपका यहाँ पर है। केवल ये दोनों में जो है वो आपका 7 दिया गया है। यानी कि 7 बच्चे आपके ऐसे हैं जो केवल जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ते हैं, वो आपके गणित नहीं पढ़ते हैं। 7 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है सिद्धार्थ और मुरली एक ही बिंदु से जॉगिंग के लिए निकले। सिद्धार्थ पूरब की ओर 4 किलोमीटर चला, मुरली पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर गया। सिद्धार्थ बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला और मुरली दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला। अब सिद्धार्थ और मुरली के बीच कितनी दूरी है ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा दिशा में जो है वो आपका पूरब देखिएगा तो आपका ए वाला दिशा होता है, पश्चिम जो है वो आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है वो आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है सिद्धार्थ और मुरली एक ही बिंदु से जॉगिंग के लिए निकले। मान लीजिए कि सिद्धार्थ और मुरली यहाँ से चलना शुरू करता है तो आगे प्रश्न को पढ़िएगा सिद्धार्थ पूरब की ओर 4 किलोमीटर चला। देखिए पूरब आपका ए वाला दिशा यानी कि सिद्धार्थ यहाँ से 4 किलोमीटर इधर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा मुरली पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर गया। देखिए पश्चिम आपका ए वाला दिशा है यानी कि मुरली ए वाला दिशा में 3 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा सिद्धार्थ बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला। जब सिद्धार्थ बाईं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा जो है देखिएगा ए वाला दिशा हो जाएगा यानी कि ए वाला दिशा में सिद्धार्थ जो है फिर से 4 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा मुरली दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला। जब मुरली दाईं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा जो है ए वाला दिशा हो जाएगा यानी कि ए वाला दिशा में भी मुरली जो है वो 4 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है अब सिद्धार्थ और मुरली के बीच कितनी दूरी है। ध्यान से देखिएगा तो ए आपका 4 किलोमीटर है और ए आपका 4 किलोमीटर है और ए वाला देखिएगा तो 3 + 4 यानी कि 7 किलोमीटर बनता है। तो ए वाला भी आपका 7 किलोमीटर हो जाएगा। 7 किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण छवि बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दर्पण को तो दर्पण जो है कुछ इस प्रकार से आपका दिया गया है और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाता है और दाएं वाला आकृति आपका उलटकर बाएं में चला आता है। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो ये जो जेड आपका
ये जो जे आपका सबसे लास्ट में है ये आपके उलटने के बाद फर्स्ट में हो जाएंगे और ये आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। आगे देखिएगा तो ये जो आपके एस यहाँ पर है ये आपके उलटने के बाद अब कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे और ये जो जेड आपके फर्स्ट में है ये आपके लास्ट में हो जाएंगे और ये आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। इस बार आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है और जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा तो 14 से 194 है। अगर हम लोग 14 का स्क्वायर करते हैं तो 196 बनता है और 196 माइनस 2 आपका 194 होता है। ऑप्शन बी में देखिएगा 13 से 167 है। 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 होता है और 169 माइनस 2 जो है 167 बनता है। ऑप्शन सी में देखिएगा तो 12 से 144 है। 12 का स्क्वायर करते हैं 12 से आपका 146 है। जब हम लोग 12 के स्क्वायर करते हैं तो 144 बनता है और 144 प्लस 2 करने पर आपका 146 बनता है। ऑप्शन डी में देखिएगा तो 11 से 119 है। 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 और 121 माइनस 2 करने पर आपका 119 बनता है। ध्यान से देखिएगा तो सभी में जो है वो आपके -2 कर दिया गया है, जबकि ऑप्शन सी में आपका +2 कर दिया गया है। तो सबसे अलग ऑप्शन आपका सी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। एशिया, गोवा, पणजी, भारत और विश्व का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये सभी शब्द में जो है सबसे पहले शब्द आपके पणजी हो जाएंगे यानी कि 3 नंबर। पणजी के बाद जो है वो आपका गोवा हो जाएगा यानी कि 2 नंबर। गोवा के बाद जो है वो आपका भारत हो जाएगा यानी कि 4 नंबर। भारत के बाद जो है वो आपका एशिया हो जाएगा यानी कि 1 नंबर और एशिया के बाद जो है वो आपका विश्व हो जाएगा यानी कि 5 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 3, 2, 4, 1, 5 दिया गया है? ध्यान से देखिएगा 3, 2, 4, 1, 5 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति से कौन सा उत्तर आकृति बनाया जा सकता है। इस वाले प्रश्न आकृति से कौन सा उत्तर आकृति सही बनाया जा सकता है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा तो देखिए इस प्रकार के जो है ये आपके 3 आकृति दिए गए हैं और ध्यान से देखिएगा आकृति सी में तो आपका एक आकृति ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा और तीसरा ए हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार के 3 आकृति दिए गए हैं। उसके बाद देखिएगा तो इस प्रकार के आपके एक आकृति है और यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये आपके एक आकृति इस प्रकार के भी दिए गए हैं, बस इसको थोड़ा सा 45 डिग्री पे घुमा दिया गया है। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर आपका एक बिंदु है तो यहाँ पर भी बीच में आपका एक बिंदु दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न आकृति से आपका ऑप्शन नंबर सी का आकृति उत्तर आकृति बनाया जा सकता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं।
एकदम आसान सा प्रश्न है, तो आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और आप लोग एक बार ये ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा आज के 15 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट कर दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा।